सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन कॉमन सब बच्चों का आ रहा था कि सर क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे हम हमारे आरएमओ 2024 के एग्ज़ाम में जो हमारे पास टाइम है 3 आवर्स, उसको कैसे हम किस हिसाब से डिवाइड करें कि हम एक परफेक्ट, या परफेक्ट नहीं बोलूँ तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें और अपने जो 3 आवर्स का टाइम है उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकें कि हमारे अच्छे मार्क्स, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल उतने मार्क्स आ सके, राइट। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इस पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आरएमओ पीडीसी में जो हमारे पास वर्कशॉप में बच्चे थे उनके साथ मैंने शेयर किया है। जो बच्चे वर्कशॉप में नहीं भी थे उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत हो सकता है काम कर जाए, तो ट्राई आप करें कि ये स्ट्रेटजी आपके काम आए, ठीक है ना। तो क्या करना है अभी, देखो यार, अपना मेन टास्क जो है वो आरएमओ 2024 ये अपना टारगेट है, ठीक है। और आरएमओ 2024 में जो ये अपना ये टारगेट है, इस टारगेट का, ठीक है ना, तरीका क्या होना चाहिए। देखो आपके पास में इसके लिए समय कितना है, समय आपके पास में 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स का आपके पास में इसमें टाइम होगा, ठीक है, एग्जाम में। और 3 आवर्स का अगर आपके पास में टाइम है तो उस टाइम का क्या, किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, तो लेट मी टेल यू गाइस। आप 3 आवर्स के टाइम को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। 3 आवर्स के टाइम को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, कैसे कैसे ब्रेक करिए, 1.5 आवर्स को अलग करिए, ठीक है ना, और 1.5 आवर्स को अलग करिए, यानी 1.5 घंटा अलग और 1.5 घंटा अलग, ठीक है। फर्स्ट वाले 1.5 आवर की स्ट्रेटजी अलग होगी और रिमेनिंग 1.5 आवर की स्ट्रेटजी अलग होगी। फर्स्ट वाले 1.5 आवर्स में क्या करना है सर, फर्स्ट वाले 1.5 आवर में बेटा आपको क्या करना है, कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान से ये ध्यान रखें आप कि जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है ना, मान लीजिए आपका जो आरएमओ 2024 का आपको पेपर मिलेगा ना, उस पेपर को आपको, है ना, पेपर, उस पेपर को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। उसमें जो कि 6 प्रॉब्लम्स है आपके पास में, P1 P2 P3, ठीक है ना, P4 P5 P6, ठीक है ना। आपको इनमें से कोई 2 प्रॉब्लम चूज करनी है ना, 6 प्रॉब्लम में से कितनी प्रॉब्लम चूज करनी है, 2 प्रॉब्लम चूज करनी है। और ये काम आपको करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट देने हैं, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग करनी है आपको, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है, देखते ही आइडिया लग जाता है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है, कॉम्बी का है, ज्योमेट्री का है, देखते ही प्रॉब्लम को पता चल जाता है। तो आपको एग्जाम में जब पेपर मिलेगा, पेपर मिलते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी के कितने हैं, अलजेब्रा के कितने हैं, और कॉम्बी के कितने क्वेश्चन है। आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहां से आप आइडेंटिफाई करिए कि जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे का नंबर थ्योरी फेवरेट है और उसको पता लग गया कि सर नंबर थ्योरी का पहला सवाल नंबर थ्योरी का है, और उसका ज्योमेट्री भी फेवरेट है, उसको पता चल गया कि सर P3 और P6 ये 2 ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स है ना। ये पहला प्रॉब्लम नंबर थ्योरी का है और P3 ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, P6 ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। तो सर मेरा नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री फेवरेट है, तो मैंने ये 3 प्रॉब्लम पकड़ ली और 3 में से भी मुझे 2 जो थोड़ा लग रहा है कि जिनको मैं लास्ट तक लेके जा सकता हूँ, एंड तक पूरा जनरलाइज सोल्यूशन दे सकता हूँ, वो 2 प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है थोड़ी हल्की प्रॉब्लम। तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्पेंड 5 मिनट्स फॉर ईच प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के लिए 5 मिनट आप खर्च कीजिए। शुरुआत कीजिए अपने स्ट्रॉन्ग जोन से, जैसे आपने 3 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग जोन के देख लिए, तो इन तीनों को 5 मिनट दें आप। और 5 मिनट देने के बाद में ट्राई करें कि उनका रफ में आप कुछ रफ पेजेस जो आपको रफ शीट्स मिलेंगी, उन रफ शीट में उनके बारे में आप कुछ अच्छी खासी डिटेल लिख पाएं। और वो डिटेल लिखने का पर्पस जो होगा, वो पर्पस ये होगा कि इन तीन प्रॉब्लम में से आप कोई 2 प्रॉब्लम का तो फुल कंप्लीट जनरलाइज सोल्यूशन लिखने की सोच के साथ में आप उनका रफ शीट में आंसर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और जो एक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हल्की बहुत रह जाएगी, उसमें रहेगा डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसको आप जनरलाइज करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी, उसको आप पार्शियल की तरफ लेके जाएंगे। और स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स का टारगेट है कि आप 2 प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली सॉल्व कर दें, ठीक है ना। 2 प्रॉब्लम्स को आप क्या करें, कंप्लीटली सॉल्व कर देना, यही टारगेट है। यहाँ पे टारगेट सिर्फ इतना है कि आप कोई भी 2 प्रॉब्लम्स का जनरलाइज सोल्यूशन लिखे ना, 2 प्रॉब्लम्स का जनरलाइज सोल्यूशन लिखें, जनरलाइज सोल्यूशन, ठीक है ना। जनरलाइज सोल्यूशन आप 2 प्रॉब्लम का लिख दें। इस स्टार्टिंग 1.5 आवर में आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में जो 3 प्रॉब्लम चूज की उनमें से कोई एक आपकी बन रही है, 2 आपकी नहीं बन रही है, तो आपके 5 और 5 10 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। वो जो 10 मिनट वेस्ट हुए हैं वो रफ शीट आप एज इट इज संभाल के रखें। वो लास्ट में आप उनका जब पार्शियल सोल्यूशन आपको लिखना होगा तब वो आप सोल्यूशन काम में ले लीजिएगा।
बाकी फिर मान लीजिए आपने फर्स्ट, आपको 3 में से एक सवाल मिल गया, फिर आपने बचे हुए 3 सवाल में से एक सवाल और ढूंढा। स्टार्टिंग में मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे सारी प्रॉब्लम्स में से ये पता लगाने के लिए कि कौन सी 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मैं जनरलाइज तरीके से उनका सोल्यूशन लिख सकता हूं। और जब आप पूरा जनरलाइज तरीके से सोल्यूशन लिख लेंगे कोई भी 2 प्रॉब्लम का स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में, तो फिर आप यहाँ पे पहुंचेंगे नेक्स्ट 1.5 आवर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट 1.5 आवर में आपको क्या करना है ना, 2 पार्ट कर लेना है ना, इस समय के 2 पार्ट कर लेना है। 1 आवर का टाइम अलग कर देना है, ठीक है ना, और हाफ आवर जो बचेगा उसको अलग कर देना है। सर 1 आवर का क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 1.5 आवर के 2 पार्ट कर लेने। आपने 2 प्रॉब्लम्स का जनरलाइज सोल्यूशन 1.5 आवर्स में कर लिया है। अब आपका टारगेट नेक्स्ट के 1.5 घंटे में क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग 1 घंटे में आपको कोई भी सिचुएशन में इधर एक प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन है ना, इधर 1 प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन, ठीक है ना, का जनरलाइज सोल्यूशन, और आप क्या कर सकते हैं, और कोई भी 2 प्रॉब्लम्स का पार्शियल सोल्यूशन कर दीजिए। 2 प्रॉब्लम्स का आप क्या कर दीजिए, पार्शियल सोल्यूशन कर दीजिए ना, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट का 1 आवर है इसका आप क्या करिए, या तो आप कोई एक प्रॉब्लम को जनरलाइज करके सॉल्व कर दीजिए, ताकि 3 प्रॉब्लम अगर आपने जनरलाइज कर दी तो 3 प्रॉब्लम जनरलाइज करने का मतलब होता है 17 इंटू 3 51 मार्क्स, ठीक है ना, जो कि एक सेफ स्कोर माना जाता है आरएमओ के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर पेपर आसान आ गया तो हो सकता है कि ये जो 1.5 घंटे में आप, है ना, जो 2 प्रॉब्लम जनरलाइज कर रहे थे उसकी जगह 3 प्रॉब्लम आप जनरलाइज कर लो। पेपर अगर आसान आएगा तो ऐसा होगा कि 3 प्रॉब्लम आप जनरलाइज इधर कर चुके होगे और बाकी 2 प्रॉब्लम यहाँ करोगे, और बचे हुए 30 मिनट्स में एक बची हुई प्रॉब्लम के ऊपर और थोड़ा सा कुछ पार्शियल सोल्यूशन जैसा कुछ कर लोगे, राइट। बट अगर पेपर टफ आता है तो क्या होगा, इधर 2 प्रॉब्लम आपने जो जनरलाइज की है हो सकता है उनमें से 2 प्रॉब्लम जनरलाइज करने के अंदर 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे लग जाए, है ना। तो फिर ये लास्ट का 30 मिनट वाला आप जो है उठा के उधर दे देंगे। तो 2 प्रॉब्लम जनरलाइज करना इज द मेन टारगेट, है ना। मेन टारगेट है 2 प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन, मेन टारगेट है 2 प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन, 2 प्रॉब्लम्स का जनरलाइज सोल्यूशन, ठीक है ना साहब। ये मेन टारगेट है सबसे पहले, है ना। स्टार्टिंग के 1.5 से 2 घंटे में आपको ये कर देना है, ठीक है ना, अगर पेपर टफ आता है तो, ठीक है। और प्लस 2 प्रॉब्लम का पार्शियल सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। ये मतलब लीस्ट क्राइटेरिया है साहब, है ना, ये लीस्ट क्राइटेरिया है साहब, है ना। पार्शियल सोल्यूशन मतलब पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आधे से ज्यादा हमने उसको सॉल्व कर दिया है, ताकि हमें उस 17 मार्क के क्वेश्चन में 7 से 10 मार्क्स मिल जाएं, ठीक है ना। ये हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो लास्ट में जो ये 1.5 आवर्स है उसके आपने 2 पार्ट कर लिए। 1 आवर में या तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन लिखेंगे, या फिर आप 2 प्रॉब्लम्स का पार्शियल सोल्यूशन लिखेंगे, है ना, व्हाटएवर जो हो पाए वहां पर। क्योंकि प्लानिंग कितनी भी कर लो लास्ट में, है ना, होता वही है जो, है ना, मंजूर है ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए प्लानिंग हम ये कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन के वक्त हो सकता है कि चीजें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होंगी। 5-10 मिनट हो सकता है किसी एक जगह पे जहाँ 1.5 घंटा लगाना था वहां पर हो सकता है कि 50 मिनट में ही काम हो जाए, हो सकता है कि वहां पे 1 घंटा 50 मिनट भी लग जाए। तो वो चीजें डिपेंड करती है ना, एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल करंट सिनेरियो जो रहता है उस टाइम पे, उसके हिसाब से ये चीजें मॉडिफाई कर सकते हो आप। बट आपको ये बेसिक स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है, 2 प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन होना चाहिए और 2 प्रॉब्लम का पार्शियल सोल्यूशन होना चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप ये सारा काम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में निपटा दे रहे हो, यानी 2 प्रॉब्लम का 1.5 घंटे में और 2 प्रॉब्लम का पार्शियल सोल्यूशन 1 घंटे में, तो ये जो 30 मिनट्स आपके पास में बचेंगे ना, उसके बाद में आप टारगेट दो सिचुएशन आ जाएंगी, इधर टारगेट द ईजियर वन रिमेनिंग प्रॉब्लम, ना, ईजियर वन रिमेनिंग प्रॉब्लम, जो दोनों में से ईजियर रहे, है ना, ठीक है ना साहब। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर इजी प्रॉब्लम आती नहीं यार में, है ना। आई नो इजी प्रॉब्लम नहीं आती है ना, बट आप ये मानिए कि जो 2 प्रॉब्लम बची है ना, उन दोनों में से आप जज कर सकते हो कि कौन सी आसान है कौन सी टफ है ना। मतलब आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम को करने में हो सकता है पार्शियल मार्किंग थोड़ी और मिल जाए, 2 नंबर 5 नंबर 7 नंबर जो भी मिले, है ना, मिल जाए। और वो कब मिलेंगे, जब आप ये जज कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे मार्क्स दे सकता है एट द एंड, ठीक है ना। वो आप डिसाइड करिए, और वो डिसाइड करने के बाद में या तो आप कोई इजियर वन प्रॉब्लम उठाइए, दोनों में से जो 2 प्रॉब्लम बची उनमें से एक इजियर वन उठाइए, उसका पार्शियल सोल्यूशन लिख दीजिए, उसका क्या लिख दीजिए, उसका पार्शियल सोल्यूशन लिख दीजिए, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि राइट पार्शियल सोल्यूशन ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स, है ना, राइट पार्शियल सोल्यूशन ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। 6 के 6 क्वेश्चन
अगर पार्शियली कोई बच्चा सॉल्व करता है तो उसके उतने मार्क्स आना मुश्किल है जितने दो प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन लिख देगा तो आ सकते हैं, है ना। क्योंकि पार्शियल सोल्यूशन जो होता है ना उसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मैटर करता है सामने वाले के ऊपर कि सामने वाला उसके कितने मार्क्स दे रहा है। लेकिन अगर आप जनरलाइज सोल्यूशन लिख पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सारे केसेस को कवर करते हुए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो दो प्रॉब्लम, मेन टारगेट अपना यही है, ये याद रखें आप, है ना। मकसद जो है ना, मकसद यही है, ठीक है ना। तो मकसद यही है, याद रखें कि दो प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन और दो प्रॉब्लम का पार्शियल सोल्यूशन इज द मिनिमम क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी। आरएमओ 2023 के पेपर को देखते हुए और आईयूक्यूएम 2024 और आईयूक्यूएम 2023 के पेपर को देखते हुए ये आइडिया तो फिक्स है कि आरएमओ 2024 का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा हो सकता है टफर साइड पे रहे, हल्का सा ना। मतलब अगर आप आरएमओ 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें अगर केवीजेएनवी वाला पेपर देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिनका बहुत लेंदी सोल्यूशन नहीं था ना। वैसे आरएमओ 2023 का जो नॉन जेएनवी वाला पेपर था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी जिनका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। तो इस बार क्या होगा, उस पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हो सकता है उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो लेंदी साइड पर रखने की कोशिश रहे, बट पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने की उम्मीद नहीं है। आरएमओ लेवल का जो पेपर होता आया है ना, जो डिसिप्लिन वाला, कंसिस्टेंसी वाला, फोकस्ड स्टूडेंट की तलाश वाला जो पेपर आता है वैसा ही पेपर आएगा, ठीक है ना। पेपर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, तो आप इस स्ट्रेटजी का ध्यान रखें। ये परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, कि आप अच्छा स्कोर कर सके। आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ हुआ तो डेफिनेटली ये चीज़ बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू राइट, है ना, हाउ टू राइट, ठीक है ना, बेस्ट वे टू राइट, है ना, हाउ टू राइट ए सोल्यूशन, ठीक है ना। कैसे लिखें ना, कैसे लिखें, है ना, कैसे लिखना है भाई, है ना, या कैसे लिखना है, ठीक है ना, कैसे लिखना है ना। तो देखो यार, जो लोग अपने वर्कशॉप में थे, ऑफलाइन वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप में जो बच्चे थे, उन्होंने कॉपीज में लिखा भी है ना। कॉपीज में उन्होंने लिखा है पर्टिकुलर सोल्यूशन, उनकी कॉपीज चेक हुई है, उनको उनके मार्क्स मिले हैं। मार्क्स के बेसिस पे उनको आइडिया भी लगाए कि क्या चीज़ करनी होती है, क्या चीज़ नहीं करनी होती है। मैं आपको एक सैम्पल कॉपी दिखा रहा हूँ, है ना, एक सैम्पल कॉपी दिखा रहा हूँ, और उसमें हम कुछ पॉइंट्स जनरेट कर लेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, वो चीज़ पे अभी अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉपी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जगह है जहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, किस टाइप का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुने ना। लिखना कैसे है ताकि अच्छे मार्क्स आए ना, टू स्कोर गुड, राइट। तो एक कॉपी है मेरे पास में, आपको बहुत ध्यान से ये कॉपी विजिबल होगी। सबसे पहली चीज़ इस कॉपी में मैं आपको बता दूँ, है ना, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में सबसे पहली चीज ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है ना। इस डायग्राम में यार, ये डायग्राम जो है वो पेन से बनाया हुआ है ना, पेंसिल से होना चाहिए ना, पेंसिल, है ना, पेंसिल्स, है ना, यूज पेंसिल्स फॉर डायग्राम्स, ठीक है ना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा नियांशी शुक्ला की कॉपी है ठीक है ना। इसको इस क्वेश्चन में मैंने पूरे मार्क्स दिए, है ना, बट उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर जो है इसमें कोशिश यही थी कि मोटिवेशन थोड़ा है वो उसको इंक्रीज़ किया जाए, है ना, ताकि खुल के परफॉर्मेंस आ पाए, है ना। तो मैंने इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं किए, लेकिन लास्ट वाले कुछ टेस्ट में मार्क्स की अच्छे से कटाई छटाई करके मार्क्स दिए गए हैं, है ना। तो इसने देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है कि टू प्रूव, है ना, क्या प्रूव करना है ना, टू प्रूव लिखा, के लाइज ऑन ए सी। तो फिर उसके बाद में प्रूफ में इसने स्टेटमेंट सारे लिखे, सारी चीज़ें लिखी। साइड में कौन सी चीज़ क्यों हो रही है उसका रीज़न भी लिखा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, है ना, ठीक है ना। सिमिलैरिटी यहाँ पे यूज़ की तो इसने लिखा ए सिमिलैरिटी, है ना, लेकिन सिर्फ ए ही लिखा, ए सिमिलैरिटी लिख देते तो ज़्यादा सही रहता, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना साहब। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो, है ना, इसमें इनको 17 मार्क्स पूरे मिले, जबकि नहीं मिलने चाहिए थे, थोड़े बहुत कम मिलने चाहिए थे। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स यूज किए, है ना। तो उन स्टेटमेंट में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर थ्योरम यूज की या कोई लेमा यूज किया, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के क्वेश्चन को या अलजेब्रा के क्वेश्चन को या नंबर थ्योरी या कॉम्बी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आप उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक
स्टेटमेंट लेमा थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद आपको थ्योरम लिखनी है, लेमा लिखनी है। अगर आप थ्योरम या लेमा क्वेश्चन जहां सॉल्व कर रहे हो वहीं पे ही साइड में लिख देते हो या बीच में लिख देते हो कि मैंने ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, उसको बॉक्स में पैक कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना थोड़ा सा ठीक रहता है, चीज़ों को थोड़ा और क्लियर और विजिबल बनाता है, ठीक है। कुछ एक स्टेटमेंट जो आपने अच्छे से भी कैलकुलेट किया, जैसे ये स्टेटमेंट कैलकुलेट किया, इसको बॉक्स में पैक कर दिया, इसको बॉक्स में पैक कर दिया, इक्वेशन 1 नेम दिया तो अच्छे से दिया, है ना। जो करना है आपने, अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक थॉट प्रोसेस जनरेट किया कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि हाइपर प्राइम वाला क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होगा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि हाइपर प्राइम जो होगा उसमें जो जो डिजिट्स यूज होंगी वो सारी डिजिट प्राइम ही होंगी। क्वेश्चन कह रहा है प्राइम होंगी, हर एक पेयर प्राइम होगा और सारी डिजिट्स ऑड होंगी, इवन डिजिट यूज नहीं करनी है। और फिर आपने उसमें एट द एंड 5 यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो वो चीज़ें आपको बतानी होंगी कि क्यों यूज़ नहीं किया ना, क्या रीज़न है। आपको उसके लिए रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी ना। तो थ्योरी लिखने के पीछे आप फोकस करें, है ना। आप ये माने कि आपका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन तब माना जाएगा जब उस सोल्यूशन को समझने में जो कॉपी चेकिंग करने वाले लोग हैं उनको कम से कम समस्या आए, तो उस सोल्यूशन को अट्रैक्टिव माना जाएगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन बेस्ट तब होगा जब आपने उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए उस चीज को जनरलाइज करके लिखा हो और कोई भी केस मिस ना हुआ हो। आपने लास्ट में रिमार्क भी डाला हो कि अगर कोई और पॉसिबिलिटी है तो वो पॉसिबिलिटी ऐसे टेक केयर होगी। जब ऐसा सॉल्यूशन आप लिखते हैं तो उसको बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है, उसी को 17 मार्क्स दिए जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने उसमें कुछ कमी ज़्यादा किया है, कमी की है, तो मान लीजिए आपने जनरलाइज नहीं किया है, करेक्ट आंसर तक आप पहुंच गए तो 2 नंबर आपको 17 में से दे दिए जाएंगे, 15 मार्क्स कट जाएंगे। तो जनरली यही तरीका होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। मैं कुछ पेजेस और दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाया, इसमें सर्कल इन्होंने जो बनाया ना, वो सर्कल तो पेंसिल से बनाए लेकिन बाकी लाइन पेन से ड्रॉ कर दी। लेबलिंग जो की है वो बहुत ज़्यादा सही से विजिबल नहीं है, तो ये लेबलिंग सही हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है ना। और है ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि क्या क्लेम करना है, ठीक है ना, और फिर उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे लाइन खींच करके, इसके बाद में यहाँ पे लाइन खींच करके लिख दिया है ना, जो कि आपको नहीं करना है ना। आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपके पास में सफिशिएंट पेजेस होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको और पेजेस चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो भी आप लिखें वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना। ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने का सीक्वेंस हमारा होता है ना। बचपन से हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि ऊपर से पढ़ते हुए नीचे की तरफ आना होता है ना। तो नीचे के बाद में मतलब ये सपना जरूरी नहीं है कि हर किसी को आई जाए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। आप सीक्वेंस वाइज लिखें, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसको एक क्रॉस से आप कट कर दें, है ना। उस पर बॉक्स और बना दें तो ज़्यादा बेटर रहता है कि ये पूरा ही हमने काट दिया है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ आपने कोई भी स्टेटमेंट वगैरह यूज़ किया है तो उसको जितना ज़्यादा डिटेल उसकी दे सकते हैं, डिटेल्स जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, ठीक है। ट्राई करें कि जनरलाइज सोल्यूशन लिखने का पैटर्न आप समझें, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई खास चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपका कोई और डाउट है रिगार्ड्स आरएमओ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम माई साइड थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई और डाउट है रिगार्डिंग व्हाट आरएमओ एग्जाम 2024 तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट से मैं आपका डाउट उठाऊंगा और उसके ऊपर हम डिस्कशन फिर से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड, थैंक यू, बाय।